नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास हमारी बीए तृतीय वर्ष के छात्रों हेतु इतिहास विषय की होगी। इतिहास विषय के दौरान अगर बात की जाए तो निरंतर विश्व इतिहास का हम अध्ययन कर रहे हैं। विश्व इतिहास के तहत जो अपना चैप्टर चल रहा है पूर्वी समस्या के तहत हमने जिक्र किया पूर्वी समस्या क्या है। मूलतः जो यूरोपीय महाद्वीप में जो तुर्की साम्राज्य के पतन के पश्चात, विघटन के पश्चात जो समस्या उत्पन्न होती है उसे मूलतः पूर्वी समस्या कहा जाता है। तो पूर्वी समस्या के तहत तीन महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होती है। एक तो क्रीमिया का युद्ध होता है, एक बाल्कन का युद्ध होता है और एक बर्लिन व्यवस्था। तो आज उसी क्रम में हम जो क्रीमिया के युद्ध के बारे में जिक्र करेंगे और क्रीमिया के युद्ध के तहत यानी कि क्रीमिया के युद्ध के कारणों के बारे में जिक्र करेंगे। तो मूलतः ये मैंने आपको कई दफ़ा बताया है, पहले भी अपने जो पीछे के चैप्टर्स वगैरह में आया कि क्रीमिया का युद्ध मूलतः किस किस के मध्य होता है। क्रीमिया का युद्ध है जो तुर्की और रूस के मध्य होता है। अगर बात की जाए तो 1854 ईस्वी में होता है। ठीक है। अब क्रीमिया युद्ध के दौरान हम देखेंगे किस तरीके से इंग्लैंड और फ्रांस के द्वारा किसका साथ दिया जाएगा, जो तुर्की का साथ दिया जाएगा। जैसा कि हमने यूरोपीय महाशक्तियों के स्वार्थों के बारे में जिक्र किया। यूरोपीय महाशक्तियाँ कौन कौन थी उस वक्त अगर बात की जाए तो एक तो जिसमें इंग्लैंड है, रूस है, फ्रांस है, ऑस्ट्रिया है और जर्मनी है। ये पांच मुख्यतः वहाँ उस वक्त है जो क्या थी, यूरोपीय महाशक्तियाँ थी। अब इनके स्वार्थों के द्वारा यानी इनके द्वारा जब तुर्की साम्राज्य का पतन हो रहा था, उस पतन और विघटन के दौरान जो तुर्की साम्राज्य के क्षेत्रों को ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त करने का जो प्रयास किया जाता है और तुर्की साम्राज्य पे जो अपना प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयास किया जाता है, उसी दौरान जो समस्याएं जटिल होती चली जाती है और जिनके परिणाम स्वरूप ये घटनाएं घटित होती है, जिसमें क्रीमिया का युद्ध है, बाल्कन का युद्ध है और बर्लिन व्यवस्था, ये हमें देखने को मिलती है। तो इनके स्वार्थों के बारे में हमने जिक्र किया। 1853 ईस्वी तक तो स्थिति ठीक चलती रहती है। अगर बात की जाए 1853 ईस्वी तक पूर्वी समस्याएं जटिल नहीं होती, लेकिन उसके पश्चात जो इन यूरोपीय महाशक्तियों के स्वार्थों की वजह से जो परिस्थितियां काफ़ी विकट पैदा हो जाती है और उन विकट परिस्थितियों के कारण ही जो इतिहास का प्रसिद्ध जो क्रीमिया का युद्ध वो होता है। तो इसके पीछे मूलतः हम जो इसके कारणों के बारे में जिक्र करेंगे कि क्रीमिया युद्ध के क्या कारण थे, ऐसी क्या परिस्थितियां पैदा हुई जिन कारण जो क्रीमिया का युद्ध होता है। पहले जो अगर बात की जाए हमने उनके स्वार्थों के बारे में जाना, तो मुख्यतः जो 5 जो कारण है उनके बारे में हम जिक्र करेंगे जिन कारण जो क्रीमिया का युद्ध जो हुआ था। और ये जो महत्वपूर्ण कारणों में माने जाते हैं 5 कारणों के बाद, एक तो ईसाई तीर्थ स्थानों का प्रश्न। जो तुर्की साम्राज्य के अंदर अगर बात की जाए, तुर्की साम्राज्य में जो ईसाई धर्मावलंबी उनके जो पवित्र तीर्थ स्थान और पवित्र स्थल थे उनको लेकर जो विवाद होता है वह मूल कारण रहता है एक तो। और ये विवाद आज भी देखने को मिलता है। तुम देखोगे इजराइल और फिलिस्तीन है जो गाजा पट्टी उनके मध्य जो यरूशलेम को लेकर जो यरूशलेम जो क्षेत्र है इनका धार्मिक स्थल है, वहीं जो पवित्र ईसाई धर्म के संबंधित ईसाइयों का भी पवित्र स्थल है धार्मिक, और जो इस्लाम धर्मावलंबी है उनका भी पवित्र धार्मिक स्थल यरूशलेम माना जाता है। और आज भी ये विवाद की जड़ है। आज भी तुम देखो कब कितने 500 साल पहले की बात है और आज भी इनके मध्य जो विवाद का कारण है। तो एक तो ईसाई तीर्थ स्थानों का प्रश्न होता है, इनका जो विवाद होता है। दूसरे की अगर बात की जाए तुर्की द्वारा रूसी प्रस्ताव का ठुकराना, इन्हीं जो तीर्थ स्थलों से संबंधित जो प्रस्ताव तुर्की के द्वारा रूस के द्वारा तुर्की के समक्ष पेश किया जाता है जिसे ठुकरा दिया जाता है। और उसके अलावा रूसी राजदूत का तुर्की से पलायन, रूसी राजदूत उग्र और नाराज होकर जो तुर्की से पलायन करता है, तुर्की से चला आता है, ये तीसरा कारण। उसके अलावा जो रूसी सेनाओं का तुर्की में प्रवेश, रूसी सेनाओं के द्वारा एकाएक जो युद्ध की घोषणा करते हुए जो 1853 ईस्वी में जो तुर्की साम्राज्य के अंदर पहुंच जाती है, जिसके तहत इंग्लैंड और फ्रांस के द्वारा जो इसका विरोध किया जाता है और ये जो तुर्की के पक्ष में हो जाते हैं। ठीक है। और वियना में जो एक सम्मेलन बुलाया जाता है, उस सम्मेलन का भी जो बात की जाए तुर्की और रूस के द्वारा क्या कर दिया जाता है, उल्लंघन कर दिया जाता है। इन मुख्य कारणों के कारण जो बात किया, इन्हीं का कारण जो ये विश्व प्रसिद्ध क्रीमिया का युद्ध होता है। अब बात करते हैं हम विस्तृत रूप से ईसाई तीर्थ स्थानों का प्रश्न। ये ईसाई तीर्थ स्थानों का जो प्रश्न है, तीर्थ स्थानों का, पवित्र स्थानों का विवाद क्या होता है उसके बारे में हम जिक्र करेंगे। तो जैसा कि तुर्की साम्राज्य की हमने बात की, तुर्की यानी जो ऑटोमन साम्राज्य होता है, अभी भी तुम देखो तुर्की जो टर्की देश है उसकी राजधानी कौन सी, इस्तांबुल है। ठीक है। तो कोई समय वो कस्तुनतुनिया थी उसकी राजधानी, और वहाँ पे जो तुर्की साम्राज्य बहुत ही बड़ा था, यूरोपीय महाद्वीप तक फैला हुआ था, एशिया महाद्वीप से लेकर जो यूरोप के महाद्वीप तक फैला हुआ था।
तो जैसे जैसे ये पतन की ओर अग्रसर होता है, उसी दौरान तुर्की साम्राज्य में जो बात की जाए तो तुर्की साम्राज्य में रहने वाली जनता सिर्फ इस्लामी जनता नहीं थी, इसके अलावा अन्य धर्मावलंबी रहते। तो यूरोपीय महाद्वीप में अगर बात की जाए, उनके द्वारा अधिकार किया जाता है। तो उस क्षेत्र में जो रहने वाले लोग थे वो ईसाई धर्मावलंबी थे, ईसाई धर्म को मानने वाले लोग थे। अब इन ईसाई धर्म को मानने वाले लोगों के जो वहाँ पर जो बात की जाए, तुर्की साम्राज्य काफ़ी पवित्र स्थान भी थे, ठीक है, पवित्र स्थान भी थे, तो धार्मिक स्थल थे। अब इन्हीं धार्मिक स्थलों को लेकर जो विवाद होगा, जो बात की जाए फिलिस्तीन का क्षेत्र, फिलिस्तीन में जो जेरूसलम स्थित है, जेरूसलम अभी भी विवाद का विषय है। अभी देखोगे तुम तो हमेशा चर्चाओं में रहता है। अभी भी बात की जाए गाज़ा पट्टी फिलिस्तीन और इनके मध्य जो बात की जाए इजराइल, जहाँ देश बना दिया गया यूरोपीय महाद्वीप, यूरोपीय देशों के द्वारा जो एक देश इजराइल बनाया गया, ठीक है। तो इनके मध्य अभी भी जो तुम देखोगे तो अभी थोड़े दिनों की बात होगी, मेरे ख्याल से 2-4-6 महीने की, तो वहाँ इनके बीच में आपस में जो रॉकेट दागे गए थे, तो वही विवाद की जड़ आज भी हमें वहाँ देखने को मिलती है। तो ये जो क्षेत्र होता है फिलिस्तीन के अंदर, जो जेरूसलम है, आप देख लेना, गूगल पे चले जाना, विकिपीडिया पे इसको सर्च कर लेना, और जो आपके हाथ में जो टेक्नोलॉजी रहती है उसका सदुपयोग किया करो। आप फ़ोन वगैरह रहते हैं तो उनका न कि दुरुपयोग बल्कि सदुपयोग किया करो। ऐसे चीज़ें जो अतिरिक्त जो जानकारी आप जुटाने का प्रयास किया करो, ठीक है। तो ये जेरूसलम स्थान है जो इनका पवित्र स्थान था, किसका? ईसाइयों का पवित्र स्थान। और ये इस्लाम धर्मावलंबी उनका भी पवित्र स्थान है, आज देखोगे तो तुम, ठीक है। तो ये क्षेत्र किस में पड़ता था? तुर्की साम्राज्य के अंतर्गत पड़ता था। अब तुर्की साम्राज्य की बात की जाए तो यहाँ पे जो धार्मिक स्थल है, इन पे पहले जो बात की जाए यूनानी जो ग्रीक सन्यासी हैं, इसमें अलग अलग धाराएं, कैथोलिक जो प्रोटेस्ट अगर बात की जाए, ईसाई धर्म में भी 2 धाराएं हमें देखने को मिलती है। तो ये ग्रीक यानी जो यूनान, ग्रीक किसे कहते हैं? यूनान के धार्मिक सन्यासी थे, उनका उन क्षेत्रों पे अधिकार था, यानी उनके संरक्षण में थे। जो धार्मिक स्थल किसके संरक्षण में थे? यूनानी साधुओं सन्यासियों के जो संरक्षण में थे, ठीक है। लेकिन कुछ समय पश्चात हमें देखने को मिलता है कि 1535 ईस्वी में जो तुर्की का सुल्तान होता है, कौन? टर्की का सुल्तान होता है, उसके द्वारा इन क्षेत्रों का संरक्षण किसे सौंप दिया जाता है? ये जो रोमन कैथोलिक होते हैं, रोमन कैथोलिक जो फ्रांस में रहने वाले लोग हैं, और इनका पक्ष लेके ही जो इनके मध्य जो बात की जाए विवाद उत्पन्न होगा, ठीक है। तो ये फ्रांस जो तुर्की के सम्राट के द्वारा 1535 ईस्वी में क्या कर दिया जाता है? इन पवित्र स्थानों को कैथोलिक सन्यासियों को सौंप दिया जाता है और उनके संरक्षण को स्वीकार कर लिया जाता है, ठीक है। वहाँ तक कोई बात नहीं है, और ये इनके अधिकार में आ जाते हैं, किसके? रोमन कैथोलिक के आ जाते हैं, ठीक है। अब रोमन कैथोलिक है जो इनको ही जो वहाँ जो तुर्की साम्राज्य में रहने वाली जो ईसाई धर्म की जनता है, ईसाई धर्मावलंबी लोग हैं, उनको उनका संरक्षक किसे मान लिया जाता है? रोमन कैथोलिक, और फ्रांस को उनका समर्थक मान लिया जाता है, ठीक है। इस बात से लेकर रूस को जो आपत्ति होती है, लेकिन धीरे धीरे हमें देखने को मिलता है कि पुनः जो ये पथभ्रष्ट हो जाते हैं, जिसके तहत हमने पीछे भी जिक्र किया था, ये जो रोमन कैथोलिक को सौंपा जाता है, इन जो धार्मिक स्थान है इनका संरक्षण सौंप दिया जाता है, लेकिन ये धीरे धीरे पथभ्रष्ट हो जाते हैं। रोमन कैथोलिक सन्यासी ये साधु हैं जो, और इसके पश्चात पुनः जो ग्रीक यूनानी जो सन्यासी होते हैं उनका धीरे धीरे इन क्षेत्रों पर क्या हो जाता है? अधिकार हो जाता है, और पुनः उनके संरक्षण में आ जाते हैं, ठीक है। और यहाँ बात करते हैं तो फ्रांस तो ये चाहता था कि इन धार्मिक स्थलों पर किसका अधिकार हो? पवित्र जो धार्मिक स्थल है, और यहाँ जो सभी ईसाइयों की जो भावनाएं इनसे जुड़ी हुई है अगर बात की जाए, तो फ्रांस ये चाहता था कि रोमन कैथोलिक जो ईसाई हैं उन्हीं का अधिकार इन क्षेत्रों पे होना चाहिए। और रूस इसकी बजाय किसका समर्थन करता? रूस जो ग्रीक यूनानी है, रूस का कहना था कि शुरुआती दौर में किनका अधिकार था? ग्रीक यूनानी सन्यासियों का अधिकार था। इन पवित्र स्थलों पे बात की जाए तो उन्हीं का अधिकार रहना चाहिए, ठीक है। तो अब तुर्की के सम्राट के द्वारा किसे सौंप दिया? इससे नाराज होगा फ्रांस, जो रूस नाराज होगा बात की। तुर्की के सम्राट के द्वारा क्या किया जाता है? ये अधिकार किसको? रोमन कैथोलिक को सौंप दिया। और यहाँ जो तुर्की साम्राज्य में रहने वाली जनता है उसका संरक्षक किसे मान लिया? फ्रांस को मान लिया। पहले कौन था? रूस था। तो रूस इस बात से खफा हो जाता है, लेकिन धीरे धीरे सौंप दिया गया। लेकिन वापस हम देखते हैं कि जो यूनानी ग्रीक जो साधु सन्यासी उनका अधिकार पुनः इन क्षेत्रों पे हो जाता है। अब क्या होता है? फ्रांस में जो 1789 ईस्वी की क्रांति होती है, फ्रांस के द्वारा इन क्षेत्रों पर ध्यान देना छोड़ दिया जाए 1789 ईस्वी की क्रांति के पश्चात, और इन क्षेत्रों पे पुनः ग्रीक यूनानी साधुओं का क्या हो जाता है? अधिकार हो जाता है, ठीक है। अब क्या बात होती है? 1848 ईस्वी में हमने बात की थी नेपोलियन तृतीय की विदेश नीति की, जो लुई नेपोलियन वहाँ का राष्ट्रपति बनता है,
ठीक है। तो वहाँ अपनी जनता को अपने पक्ष में करने के लिए उसके द्वारा, यानी कि जो रोमन कैथोलिक ईसाई लोग हैं उनको उनका समर्थन हासिल करने के लिए, उनको अपने पक्ष में करने के लिए उसके द्वारा क्या किया जाता है कि यहाँ जो तुर्की साम्राज्य के अंतर्गत जो पवित्र धार्मिक स्थल थे उन पे अब जो यूनानी ग्रीकों का पुनर्धिकार हो गया, सन्यासियों का, तो उन क्षेत्रों का संरक्षण, उन क्षेत्रों के संरक्षण की मांग इसके द्वारा की जाती है और उसके द्वारा दावा किया जाता है तुर्की सम्राट के तहत कि इन क्षेत्रों पर अधिकार किसे सौंपना चाहिए, रोमन कैथोलिक ईसाइयों को इन क्षेत्रों पर अधिकार सौंपना चाहिए। ये बात उसके द्वारा कही जाती है ताकि जो रोमन कैथोलिक ईसाई है उसके क्या हो जाए, पक्षधर हो जाए, उसके समर्थक हो जाए। तो उसी दौरान जो तुर्की के सम्राट के द्वारा जो वैवाहिक रूप से जो बात की जाए, इसकी बात को स्वीकार कर लिया जाता है और फ्रांस को संरक्षक मानते हुए इन क्षेत्रों पर किसको अधिकार दे दिया जाता है, जो रोमन कैथोलिक ईसाई हैं, जो फ्रांस में रहने वाले जो साधु सन्यासी हैं, उनको अधिकार दे। इस बात से रूस पुनः खफा हो जाता है, रूस के द्वारा यथास्थिति बनाए रखने के लिए कहा जाता है, लेकिन व्यवहारिक रूप से जो उसके द्वारा जो स्वीकृति प्रदान कर दी जाती है किसको, फ्रांस को। तो इस बात को लेकर जो खिंचाव पैदा हो जाता है, तनाव, और ये मूलतः क्रीमिया युद्ध का मूल कारण बनता है, क्योंकि रूस तो कह रहा है, इधर बात की जाए, रूस कह रहा है कि ग्रीक यूनानी सन्यासी है उनको अधिकार मिलना चाहिए, ठीक है, और फ्रांस कह रहा है कि रोमन कैथोलिक जो ईसाई हैं उनको अधिकार। इस कारण जो क्या होता है, क्रीमिया का युद्ध होता है अगर बात की जाए तो। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में हमने जो क्रीमिया के युद्धों के कारणों का जिक्र किया। अगर बात की जाए, मूलतः 5 कारण जो क्रीमिया युद्ध के लिए उत्तरदायी होते हैं। अगर बात की जाए क्रीमिया का युद्ध किन किन के मध्य में होता है, तुर्की और रूस, तुर्की बोले तो टर्की, ठीक है, ऑटोमन साम्राज्य जिसे कहा जाता है, और रूस के मध्य होता है, 1854 ईस्वी में होता है। तो इसके पीछे कौन से कारण उत्तरदायी थे? मूलतः क्रीमिया युद्ध के पूर्व की परिस्थितियों के बारे में हमने जिक्र किया था, जिसमें सर्बिया का विद्रोह है, ठीक है, उनका जिक्र किया था हमने, ठीक है, और यूनान का स्वतंत्र संग्राम है उसका जिक्र किया था। तो उसी दौरान बात की जाए तो मूलतः इस युद्ध के पीछे जो 5 कारण उत्तरदायी होते हैं, जिसमें एक तो ईसाई तीर्थ स्थानों का प्रश्न है, दूसरा तुर्की द्वारा रूसी प्रस्ताव का ठुकराना, तीसरा रूसी राजदूत का तुर्की से पलायन, और चौथा रूसी सेनाओं का तुर्की में प्रवेश 1853 ईस्वी और वियना नोट की असफलता। ये 5 कारण मूलतः जो इस युद्ध के लिए उत्तरदायी माने जाते हैं, जिसमें आज हमने विस्तृत रूप से चर्चा की है। कौन से की? जो ईसाई तीर्थ स्थानों का प्रश्न, ईसाई तीर्थ स्थानों का जो विवाद उत्पन्न होता है और वहाँ पे उस विवाद में रूस और फ्रांस के द्वारा जो हस्तक्षेप किया जाता है, और उन जो धार्मिक पवित्र स्थल जो अगर बात की जाए जो तुर्की साम्राज्य में होते हैं ईसाइयों के, उन पे संरक्षण की मांग रूस के द्वारा भी की जाती है और फ्रांस के द्वारा भी की जाती है। तो इसी को लेकर जो इनके मध्य क्या होता है, विवाद उत्पन्न होता है। रूस के द्वारा बात की जाए, ग्रीक जो यूनानी सन्यासी है उनको जो उन पवित्र स्थलों पे जो संरक्षण दिलाने का प्रयास किया जाता है, और उसके अलावा जो फ्रांस के द्वारा जो रोमन कैथोलिक जो साधु सन्यासी, ईसाई सन्यासी है, उन क्षेत्रों का अधिकार का दावा किया जाता है इन पवित्र धार्मिक स्थान, और इन्हीं को लेकर जो बात जो इनके मध्य विवाद धीरे धीरे बढ़ता जाता है और परिस्थितियां पैदा हो जाती है ऐसी, जो आगे जाकर क्रीमिया युद्ध का क्या बनती है, कारण बनती है। तो बोलिए, यहाँ तक आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, किसी तरह की समस्या हो, शंका हो, तो आप निसंकोच पूछ सकते हो। आपके पास जो शैक्षणिक व्हाट्सएप ग्रुप प्लेटफॉर्म अवेलेबल है उसके माध्यम से आप अपनी बात मुझ तक पहुँचा सकते हैं। और भी किसी तरह की जो अध्यापन से संबंधित आपकी राय या सुझाव वो भी आमंत्रित है। इतिहास विषय से संबंधित आपकी कोई जिज्ञासा, उत्सुकता, उसे भी आप मुझसे साझा कर सकते हो। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आया है। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, और सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।